So, hey everyone, let's begin our next chapter of class 10th Acid, Base and Salt. तो आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और अगर नहीं पढ़ा तो सुना तो ज़रूर होगा एसिड बेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके एनसीईआरटी में देखो क्या दिया हुआ है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, सोर का क्या मतलब होता है, खट्टे होते हैं। ठीक है, एंड जो हमारे बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर। बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि लेट सपोज आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, होता है ना, कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हम एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमें रेमेडी के तौर पे लेमन देना चाहिए, लेमन का जूस आई मीन, एंड विनेगर देना चाहिए या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आप क्या देंगे उसको? तो ऑफ कोर्स आप उसको लेमन तो नहीं देंगे, क्योंकि लेमन जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है ना, और खट्टा यानी कि उसमें एसिड कैरेक्टर है, राइट। विनेगर भी आपका कैसा होता है, खट्टा सा होता है, तो उसमें भी आपके पास किसका टेस्ट है, एसिड का, राइट। बट जो आपका बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, हम सबको पता है ना। तो इसलिए हम क्या देंगे उसको, बेकिंग सोडा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो रखी है और हमने उसको एसिड दे दिया तो क्या होगा, हमारी एसिडिटी और बढ़ जाएगी ना, कम होने की बजाय। तो हम ये थोड़ी चाहेंगे हमारी एसिडिटी बढ़े, हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कम हो। तो हम एसिडिटी को कम करने के लिए क्या देंगे, बेकिंग सोडा, कोई ऐसी चीज़ जो कि बेसिक इन नेचर हो। क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है कि जब हमारे पास एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, हम ये आगे फिर से आएगा। ठीक है, बड़े भी आप ध्यान रखिए कि अगर किसी को एसिडिटी होता है तो हम उसको बेसिक इन नेचर बेकिंग सोडा देते हैं ताकि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए एंड हमारे अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, एंड जो हमारे पास बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। ऑल्सो जो हमारे पास एसिड्स होता है ये हमने बचपन में भी देखा हुआ है, मतलब अपने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है। बचपन में मतलब एकदम बचपन में मत चले जाना, ये जो हमने एसिड्स है हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, एंड जो हमारे पास बेस होता है उसके अंदर हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है वो रेड से कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जो हमारा बेस होता है, बी से बेस एंड बी से ब्लू, तो जहाँ पे भी हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होता है वहाँ पे जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, एंड जो हमारा एसिड होता है ऑन दी अदर हैंड वो हमारे पास रेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जो आपका एसिड होता है वो सोरिन टेस्ट होता है, एंड जो उसका कलर होता है वो ब्लू से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। सिमिलरली जो हमारा बेस होता है वो हमारे पास बिटर इन टेस्ट होता है, उसका जो कलर होता है वो रेड से कैसे हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो याद रखिएगा, बेस, बी से बेस एंड बी से ब्लू। सो नेक्स्ट हमारे पास एक बॉक्स दे रखा है ब्लू कलर का आपके एनसीईआरटी में, इसमें दिया हुआ है कि जो आपका लिटमस सॉल्यूशन है जब वो नाइदर हमारे पास एसिडिक और नॉर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन में होता है, यानी कि वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में होता है, लाइक डिस्टिल वाटर में होता है या फिर हमारे पास न्यूट्रल वाटर में होता है जैसे कि, तो जो आपका लिटमस पेपर होता है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। ठीक है, ना ही वो रेड होता है एंड ना ही वो हमारा ब्लू होता है। हमारा लिटमस पेपर कैसा होता है, हमारा लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है। बट जैसे ही हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, एंड जैसे हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो बी से बेसिक एंड बी से ब्लू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इंटेक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, एंड एक टेस्ट ट्यूब में आपको डिस्टिल वाटर में लेना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको एसिड लेना है, एंड तीसरे टेस्ट ट्यूब में आपको बेस लेना है। उसके बाद आपको एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है, एंड आपको अब कंटेंट है ईच टेस्ट ट्यूब का, वहाँ पे आपको चेक करना है कि ईच टेस्ट ट्यूब में क्या कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे ही आप, ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे ही आपने फर्स्ट वाला जो डिस्टिल वाटर है वहाँ पे आप रेड लिटमस पेपर को लेके आए, तो जो आपका लिटमस पेपर है वो एज इट इज रहेगा, रेड रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका डिस्टिल वाटर है वो न्यूट्रल है, ना ही वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है एंड ना ही वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। जो डिस्टिल वाटर है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो रेड था पहले, और वो बाद में भी हमारा कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा, है ना। दैट मीन्स वो अनचेंज रह गया ना। तो ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड। नेक्स्ट टेस्ट में हमने एसिड लिया, तो जो हमारा एसिड होता है वो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो जब हमारा लिटमस पेपर ऑलरेडी रेड कलर का हमने लिया है तो क्या हमारे पास कोई चेंजेस होंगे? नहीं, हमारा लिटमस पेपर कैसा रहेगा, रेड का रेड ही रहेगा। थर्ड हमने लिया है टेस्ट ट्यूब में बेस। अब जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है वो लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो हमने रेड लिटमस पेपर लिया था। तो थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे हमारे पास बेस प्रेजेंट है तो हमारा लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू इन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड, ये तीनों पॉइंट आपके पास, यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि अगर आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया है तो आप हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में आपका जो कलर है वो एज इट इज रह गया, वो आपका डिस्टिल वाटर, एंड रेड रहा वो एसिड, एंड जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लू हो गया आपका कंटेंट लिटमस पेपर, वो आपका बेस था कंटेंट। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास दे रखा है कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस की हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2.1, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि एक्टिविटी 2.1 में कि लेट सपोज आपके पास कोई एसिड है, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3 एंड देन CHCO3, ठीक है। ये आपके पास कुछ आपको एसिड्स दिए हुए हैं। अब बोला गया है कि आपके पास 4 टाइप्स के आपको इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपके किसी भी तरीके के सॉल्यूशन लाइक बेसिक सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करते हैं या फिर अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर होते हैं। एक बार आप देख ही लीजिए, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे पास एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास अपना ऑर्डर चेंज करते हैं या फिर अपना स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर का मतलब हम सबको क्या पता है, स्मेल, राइट। उसके बाद जो हमारे पास ऐसे इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज करते हो तो उनको तो हमने बोल दिया सिंपल इंडिकेटर, बट ऐसे इंडिकेटर जो अपना ऑर्डर चेंज करके बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है, तो उन इंडिकेटर्स को एक स्पेशल नेम दिया गया है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल फैक्टरी इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, नोज, है ना। नोज से रिलेटेड जो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनको हमने क्या बोला है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। अंडरस्टूड। चलिए वापस हम आते हैं अपने एक्टिविटी 2.1 के टेबल पे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ एसिड्स दिए हुए हैं आपको, HCl, H2SO4, HNO3 एंड CH3COH, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 टाइप के आपको इंडिकेटर्स लेने हैं। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स दिया हुआ है रेड लिटमस, फिर आपके पास आपको लेना है ब्लू लिटमस, देन आपके पास दे रखा है फिनोफ्थलीन, ठीक है। फिनोफ्थलीन के बाद आपको दे रखा है मिथाइल ऑरेंज, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आप कि जैसे ही आपने रेड लिटमस पेपर को HCl में डाला तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका एसिड है। आपको ये कैसे पता है, पहले बात तो कि ये एसिड है, तो एसिड में हमारे पास H प्लस होता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे भी H प्लस, यहाँ पे भी H प्लस, यहाँ पे भी H प्लस, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एसिड है। ये वाला हमारे पास वीक एसिड है लास्ट वाला, बट यस है, तो ये भी हमारे क्या एसिड। अब ये जितने भी हमारे एसिड है, जब हम इनको लिटमस पेपर में रखा, तो जब हमने रेड लिटमस पेपर में रखा तो उसका कलर एज इट इज रहेगा रेड, क्योंकि हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस तो रेड ही हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे रेड ही रहेगा, यहाँ भी रेड रहेगा, सेम देन सेम। अब देखिए आपने इसको ब्लू लिटमस में डाला, जैसे ही आपने एसिड्स को ब्लू लिटमस में डाला तो क्या होगा, आपका ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा, कलर चेंज टू रेड, राइट। तो यहाँ पे भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ पे भी रेड। थर्ड टाइप का जो आपने इंडिकेटर लिया वो लिया है फिनोप्थलीन। तो जनरली हम लोगों को याद रहता है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, बट हम भूल जाते हैं फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज के बारे में, तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। जो फिनोप्थलीन है वो हमारा कैसा होता है, बेसिक एसिडिक सॉल्यूशन में हमारे पास जो फिनोफ्थलीन है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो हमें याद रखना है इसको कि बेसिक एसिडिक मीडियम में हमारा फिनोफ्थलीन जो है वो लिटमस कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ना, ठीक है। तो सारे ही हमारे पास एसिड है, तो सारे केस में हमें कैसा मिलेगा, फिनोफ्थलीन कलरलेस मिलेगा। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज में हमारे पास वंस अगेन रेड, ठीक है, सेम पैटर्न है, रेड रेड रेड। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रखना कि हमेशा एसिड एक सॉल्यूशन में हमारे जो लिटमस पेपर है इंडिकेटर वो कैसे हो जाता है, रेड रेड रेड। बस फिनोफ्थलीन का एक अलग से याद रखना है कि वो कलरलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ हमें बेसिस भी दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ठीक है। दीज आर व्हाट, बेस। अब हमें कैसे पता ये बेस है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर OH है, OH है, OH है, OH है एंड OH है। OH मीन्स योर हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो OH की प्रेजेंस ने हमें बताया कि हमारे पास कैसे है, बेस है। अब अगेन जब हमने लिटमस पेपर लिया, ठीक है, यही 4 टाइप्स के जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे हमने वही सेम यूज़ किया है। तो अब देखिए कैसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका अपने रेड लिटमस पेपर लिया है वो कैसा चेंज हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में हमने याद किया था कि बी से बेसिक एंड बी से ब्लू, तो ब्लू हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमारे पास ब्लू, सेम ब्लू, सेम ब्लू, राइट। नेक्स्ट आप देखिए ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर को लेने से क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। जो कि आपका पहले ब्लू था अभी भी वो कैसे रहेगा, ब्लू रहेगा, ब्लू ब्लू एंड देन ब्लू, ठीक है। फिर देखिए फिनोफ्थलीन में जहाँ आपका एसिडिक सॉल्यूशन में जो आपका इंडिकेटर था वो कलरलेस हो जाता है, यहाँ पे वही बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो रिमेंबर फिनोफ्थलीन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली बच्चे इसको मिस कर देते हैं।
रेड एंड ब्लू तो फिर भी बच्चों को याद रह जाता है, बट फिनोफ्थिलीन बच्चे मिस कर देते हैं। तो रिमेंबर दिस कि फिनोफ्थिलीन हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है एंड बेसिक सॉल्यूशन में हमारा पिंक हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज में आपका जो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन वो आपका इंडिकेटर को कैसे कन्वर्ट कर देता है, येलो। ठीक है, तो रिमेंबर दिस ऑल्सो, येलो। तो आपको आ सकता है एग्जाम में कि फिनोफ्थिलीन हमारा एक इंडिकेटर है जो कि एसिडिक नेचर में किस तरीके से चेंज होता है एंड बेसिक नेचर में कैसे चेंज होता है। तो रिमेंबर, एसिडिक नेचर में वो हमारा कलरलेस रहता है एंड बेसिक नेचर में वो हमारा पिंक हो जाता है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज हमारे पास एसिडिक नेचर में रेड है एंड बेसिक नेचर में येलो रहता है। सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये आपकी पूरी टेबल में यही दिया हुआ है, हमने इसको बना के देख लिया है। देखिए ये रहे आपके फर्स्ट इंडिकेटर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हमने इस पूरी टेबल को क्या कर लिया, फिल कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास वही इंडिकेटर की डेफिनेशन, अदर देखिए चेंज देयर कलर एंड अदर दे चेंज देयर ऑर्डर। अगर ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उनको स्पेशल नाम देंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, और अगर कलर चेंज कर रहे हो तो वी कैन से दैट दे आर इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 2.2। ये हमारे पास एक कंसेप्चुअल एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, कंसेप्चुअल समझ में नहीं आता है एक बार में, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम पॉलीथीन बैग लेंगे, ठीक है, मैं इसे डायग्राम की वजह से बता रही हूँ, डायग्राम को देख के हंसना मत, ठीक है। जैसे हमने पॉलीथीन बैग लिया, इसमें हमने क्या किया, कॉटन का क्लॉथ रखा, इस कॉटन के क्लॉथ में हमने ऑनियन के कुछ ऐसे पीसेस कट करके रख दिए, ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, ओवरनाइट छोड़ दिया, ओवरनाइट इन फ्रिज, ठीक है, ओवरनाइट हमने इसको फ्रिज में रख के छोड़ दिया है। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो हमने हमने ये लिया था कॉटन का क्लॉथ और हमने इसमें से स्ट्रिप्स बनाई थी, राइट, हम इसको एज इंडिकेटर यूज़ करना चाहते थे, बट हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास कॉटन क्लॉथ होता है वो एज ए इंडिकेटर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस कॉटन क्लॉथ को हम एक पॉलीथीन बैग में रखेंगे, किसके साथ, कॉटन क्लॉथ अलॉन्ग विद व्हाट, ओनियन, ठीक है, अलॉन्ग विद ओनियन हमने इसको रखा ओवरनाइट इन फ्रिज। एंड अब जब हमने इस कॉटन क्लॉथ को बाहर निकाला है ओवरनाइट के बाद, तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास कैसा यूज़ होगा, यूज्ड एज इंडिकेटर। अंडरस्टूड। जो हमारा सिंपल कॉटन क्लॉथ था हमने उसको ओनियन के साथ रखा और वो अब हमारा कैसे बन गया, एक इंडिकेटर की तरह बन गया। सेकंड हमने क्या लेना है, वेनिला के एसेंस लेने हैं, वेनिला एसेंस लेने हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज व्हाट, इंडिकेटर्स। थर्ड वन हम लेंगे ऑलिव ऑयल, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज indicators. So this is the material we are using in our activity 2.2. अब देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हम अपना सेटअप रखेंगे, ठीक है, तो हमें अपने सेटअप में क्या करना है, जो हमारा सेटअप होने वाला है उसमें हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में हमको क्या करना है, HCl लेना है, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमको क्या करना है, NaOH लेना है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे इंडिकेटर्स को इन टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे एंड हम देखेंगे कि इनमें हमारे पास क्या ऑर्डर का चेंज आता है, ठीक है, ऑर्डर यानी कि हमारे पास स्मेल। हमने अभी कलर का चेंज तो देख लिया, जो हमने 4 इंडिकेटर्स ऊपर पढ़े थे, विच इज़ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, इनमें हमने कलर का चेंजेस देख लिया इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे ऑर्डर का चेंजेस विद इंडिकेटर्स। तो हमने 3 इंडिकेटर्स लिए, एक हमने ओनियन का इंडिकेटर लिया, सेकंड हमने वेनिला एसेंस के इंडिकेटर्स लिए, थर्ड हमने ऑलिव ऑयल के इंडिकेटर्स लिए। अब हम इस सेटअप में क्या करेंगे, इनको जो कॉटन के स्ट्रिप्स हैं इनको हम लेके आएंगे एंड हम यहाँ पे देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपके पास तो देखिए सबसे पहले है जो आपके पास जो हमारा अनियन है, अनियन में हमारे पास क्या होने वाला है, जो आपका ऑर्डर है, एक मिनट इसको हम अच्छे से लिखते हैं थोड़ा ताकि हमारे पास स्पेस रहे। देखिए तो सबसे पहले जो हमारे पास अनियन है, अनियन में जो आपका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, वैनिश, वैनिश यानी कि गायब हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NOH, ठीक है, एंड इट विल रिमेन अनचेंज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HCl, ठीक है। सेकेंड जो हमने इंडिकेटर यूज़ किया था दैट वाज ऑलिव ऑयल, क्लोव ऑयल, सॉरी, यहाँ पे भी क्लोव कर लेना इसको, क्लोव, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने जो इंडिकेटर यूज़ किया था क्लोव ऑयल, ठीक है।
सो क्लोव ऑयल में भी हमारे पास क्या होने वाला है, जो हमारे पास ऑर्डर थी उसकी वो क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी इन NOH विच मीन्स बेस, एंड जो हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है वो कैसे रहेगा, अनचेंज्ड इन HCl। ठीक है, हम तीनों ही इंडिकेटर्स में सेम सेटअप यूज़ करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक में HCl और एक में NOH रख के। ठीक है, थर्ड हम क्या करेंगे, वनीला एसेंस लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास एग्जैक्ट सेम चीज़ हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो हमारे पास ऑर्डर है वो वैनिश हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH, जो हमारे पास ऑर्डर है वो अनचेंज रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, HCl मीन्स एसिड। ठीक है, डन। सो देखिए आपको यही दिया हुआ है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज एक्टिविटी 2.2। यहाँ पे देखिए आपने ओनियन लेना है प्लास्टिक बैग में और फिर स्ट्रिप ऑफ कॉटन क्लॉथ के साथ उसको रख देना है ओवरनाइट। फिर आपको क्या करना है, अब हम इसको यूज़ करेंगे एज एसिड एंड बेस के इंडिकेटर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे वही दिया हुआ है, HCl लेना है आपको एक टेस्ट ट्यूब में NOH लेना है, एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑर्डर देखना है। ठीक है, फिर सेम हमें क्लोव ऑयल के साथ भी रिपीट करना है, एंड हमारे पास एक और था वनीला एसेंस के साथ भी रिपीट करना है। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लेना, बाकी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वही दिया हुआ है कि वनीला, ओनियन एंड क्लोव, ये सब हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सा कर रहा होता है, तो तीनों ही हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, क्योंकि तीनों ही हमारे एसिड एंड बेस में अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एसिड में तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो स्मेल है वो अनचेंज्ड है, बट बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास जो स्मेल है वो वैनिश हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है कि एसिड एंड बेस का रिएक्शन हमें देखना है। तो हमारी NCERT में हमें 5 रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है, एक बार हम देखते हैं। तो मेटल की रिएक्शन हमें देखनी है विद एसिड और बेस। ठीक है, सेकंड हमें क्या देखना है, मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन हमें देखनी है किसके साथ, एसिड के साथ। नेक्स्ट वी हैव एसिड प्लस बेस की रिएक्शन देखनी है। नेक्स्ट वी हैव मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन विद एसिड। नेक्स्ट फिफ्थ द लास्ट हमें देखनी है नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ। So let's begin with first type of reaction which is metal plus acid and base। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अगेन एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। एक्टिविटी 2.3 में देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो यहाँ डायग्राम के बेसिस पे ही हम देखते हैं इसका सेटअप। तो आपने क्या करना है, एक स्टैंड लेना है, स्टैंड के अंदर हम, या आप अपने साइंस लैब में भी कर सकते हैं फिजिकली। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको H2SO4 फिल करना है, डाइल्यूट H2O4 विच इज़ वट एसिड, और उसके अंदर आपको जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल देने हैं, जिंक इज़ वट मेटल। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब लगानी है और उस ट्यूब को आपको एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डालना है, एंड यहाँ पे आपने एक बर्निंग कैंडल लेके आनी है। ठीक है, जैसे ही आप बर्निंग कैंडल लेके आते हैं एंड यहाँ से कुछ बबल्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि बबल्स किस चीज़ के, राइट। तो हम इन बर्निंग कैंडल्स के पास जैसे ही अपने कैंडल को लेके आते हैं तो हमें एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है और हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कहीं पे भी अगर आपको केमिकल रिएक्शन में पॉप साउंड आता है तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होता है, हमारे पास जो जिंक ग्रेन्यूल है जब वो हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे ये रहा, जब हमारा एसिड एंड मेटल रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ की जो रिएक्शन है मैं लिख के दिखाती हूँ, तो मैं देखो, जब हमारा जिंक जो कि एक मेटल है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, ZnSO4 विच इज़ अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जो कि हमारे पास एस्केप कर जाता है विद अ पॉप साउंड। और वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम कैंडल को बबल्स के पास लेके जाते हैं तो हमें एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो लाइक लिख लो यहाँ पे कि पॉप साउंड हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहीं पे तुम्हें यही दिया हुआ है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि आपको 5 ml डाइल्यूट H2SO4 एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, एंड आपके पास कुछ आपको जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, सोप सॉल्यूशन में रखना है उसको, और फिर आपके पास एक बबल्स आपको नजर आएंगे,
फिर उसके बाद आपने देखना है कि आप जैसे इस कैंडल को रखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक पॉप साउंड आपको प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा, और वो पॉप साउंड आपका हाइड्रोजन का होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या इस एक्टिविटी को HCl, HNO3 एंड CHO3 के साथ भी कर सकते हैं, तो यस, आप किसी भी प्रकार का एसिड ले ले मेटल के साथ, आपका जो रिएक्शन होगा वो आगे फॉरवर्ड करेगा, इन प्रोडक्ट में आपका सॉल्ट बनेगा एंड आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास दे रखा है यहाँ पे वही सेम चीज़ें दी गई हैं। अब हमारे पास है एक्टिविटी 2.4, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मेटल एंड बेस की रिएक्शन करानी है। तो अगेन हमारे पास मेटल एंड बेस की रिएक्शन कराएंगे तब भी हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, एज इट इज़ है ये भी। अब यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जितने भी मेटल्स ले वो सारे के सारे हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एजर्शन रीजन में आ सकता है या फिर वन लाइनर में आ सकता है कि सारे जितने भी हमारे मेटल्स है वो ज़रूरी नहीं एसिड के साथ रिएक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि हमें पढ़नी है वो है हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, तो हमारे कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स आयन हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास चार्ज होता है -2 का, तो दिस इज कार्बोनेट। एंड अगर हम बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास ये होते हैं, राइट। तो अब देखिए हमारे पास वन बाय वन, तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इसका अगर हम सेटअप देखें तो दिस इज अ सेटअप जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब लिया है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, हाइड्रोजन कार्बन, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, एसिड फिल कर रखा है, एंड हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब 1 लिया, एंड टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, एंड सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराई। तो जैसे ही आपने एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई तो आपको सॉल्ट, वाटर एंड CO2 मिला। ठीक है, अगेन आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, यहाँ पे भी जैसे आपने इसकी रिएक्शन एसिड HCl के साथ कराई तो आपको रिएक्शन में सॉल्ट, H2O एंड CO2 मिला। तो इसको आप एज अ फैक्ट रिमेंबर रख लीजिए कि जब भी आप किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको मिलता है सॉल्ट, सेकंड इज CO2 एंड वाटर। ठीक है, क्लियर है। इसको मिक्स मत करना जो हमने फर्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ी है उसके साथ, दैट वाज एसिड प्लस मेटल। एसिड प्लस मेटल ऑलवेज गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। दिस इज एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस विल गिव अस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो यही हमारे पास दिया हुआ है इस एक्टिविटी के अंदर पूरा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हमें नेक्स्ट लेना है लाइम वाटर। लाइम वाटर हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जैसे ही हमने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पास किया है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना है विच इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट। एंड वाइट प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, प्रेसिपिटेट हमारे पास जो कि हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं ना। प्रेसिपिटेट वही तो होते हैं जो हमारे पास वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते तो वो उन्हें प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था जो प्रीवियस चैप्टर में के अंदर, जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जो कि हमारे लाइम वाटर होते हैं, जब हमें CO2 के साथ मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपेयरेंस देते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट हमारी वॉल्स को शाइनी अपेयरेंस देते हैं ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा था ना जो हम अपने वाइट वॉल पे वो करते हैं, पुट्टी करते हैं, तो वो होता है, राइट। इसका केमिकल फार्मूला होता है, और जब वो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट CO2 के साथ कुछ टाइम बाद 3-4 दिनों बाद मिक्स होता है तो वो हमारे पास एक शाइनी अपेयरेंस देता है, और वो शाइनी अपेयरेंस किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो यहाँ पे तुम्हें वही दिया हुआ है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, ध्यान रखना। अब जैसे ही तुमने कैल्शियम कार्बोनेट है उसके अंदर एक्सेसिव CO2 डाल दिया, ठीक है। अब ऐसा भी होता है ना कि कुछ टाइम तक तुम CO2 डाल रहे हो तो ठीक है ठीक है ठीक है, बट अब तुमने एक्सेसिव CO2 कर दिया। तो जैसे ही तुमने एक्सेसिव CO2 डाल दिया तो अब तुम्हारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वट सॉल्युबल इन वाटर। वाई, अब तुम्हें ये कन्फ्यूजन अगर होगी कौन सा सॉल्युबल था एंड कौन सा सॉल्युबल नहीं था, तो तुम्हें याद रखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, H2O होता है। एंड H2O, एंड यहाँ पे भी हमारे पास H है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ का H और यहाँ का O हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, जिसकी वजह से ये हमारा सॉल्युबल होता है। एंड यहाँ पे हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, जिसकी वजह से ये हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम एक्सेस CO2 डालते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, बट इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड CO2 हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चॉक भी बोलते हैं और मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होने से बनती है, और ये हमारी वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस भी देता है, राइट। नेक्स्ट तुम देखो यहाँ पे वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं तो वी विल गेट एज अ रिजल्ट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको तुम एज अ फैक्ट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अब हमने एसिड की रिएक्शन विद मेटल देख ली, अब हमने एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देख ली। अब हम देखेंगे एसिड एंड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। तो हमने ये पढ़ा है कि एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा बोला था, राइट। अगर हमने नहीं भी पढ़ा तो हम अभी पढ़ेंगे कि हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा एसिड का पीएच लेस देन 7 है, हमारा बेस का पीएच मोर देन 7 है, बट वो दोनों जब आपस में मिक्स होते हैं तो दे गिव अ सॉल्ट जिसका पीएच हमारा 7 होता है, 7 यानी न्यूट्रल, राइट। सो इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2.6 हम इसे पढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आपको टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या फिल करके रखना है, NaOH फिल करके रखना है। NaOH आपका बेस है क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, एक इंडिकेटर लेके आएंगे, इंडिकेटर के आप 2 ड्रॉप डालेंगे। इंडिकेटर आप कैसा लेके आएंगे, फिनॉप्थलीन लेके आएंगे, ठीक है। एंड हमने ऑफकोर्स पढ़ा था कि जो हमारा फिनॉप्थलीन होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस हमारे पास वो पिंक हो जाता है। तो क्योंकि हमारे पास NaOH हमारा बेस है तो हमारा फिनोफ्थलीन कैसा हो जाएगा, पिंक इन कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है कि अब आप धीरे धीरे क्या करिए कि इस जो टेस्ट ट्यूब है, जो कि आपका पिंक कलर का टेस्ट ट्यूब हो गया है अब, राइट, ये जो पिंक कलर का टेस्ट ट्यूब हो गया आपका, इसके अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालें, HCl डालें, ठीक है। अब क्या चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे कि ये आपका किस कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे पास एसिड जो होता है वो फिनोफ्थिलीन को कलरलेस कर देता है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि अगेन आप क्या करिए, इसके अंदर NaOH डाल दीजिए। तो अब वापस से आपने कलरलेस जो आपका टेस्ट ट्यूब हो गया है उसके अंदर आपने NaOH डाला, NaOH इज बट बेस, तो आप क्या कलर, जो टेस्ट ट्यूब जो फिनोफ्थिलीन है वो कैसा हो जाएगा आपका, पिंक इन कलर हो जाएगा। तो यही आपके एक्सपेरिमेंट में दे रखा है, बार बार आपको कलरलेस पिंक, कलरलेस पिंक, कलरलेस पिंक यही करना है, ठीक है। देखिए आपने पहले क्या करना है, फिनोफ्थिलीन डाला है NaOH में तो वो हमारा कैसे हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नाउ कलर देखिए आप सॉल्यूशन का। नेक्स्ट आप क्या करिए, HCl डालिए, जैसे आप HCl डालेंगे तो अगेन वो हमारे पास कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, फिनोफ्थिलीन चेंज हो जाएगा हमारे पास एसिड का डालने के लिए, कलरलेस हो जाएगा। अब आप क्या करिए, उसमें वापस से NaOH डाल दिए, फिर जैसे ही NaOH डालेंगे तो वापस वो कलरलेस से कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस रिएक्शन से, तो हमें इस रिएक्शन से हमारी जो ऑब्जर्वेशन निकलती है वो ये निकलती है कि जो हमारा बेस का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जा रहा है एसिड से, क्योंकि बेस का इफेक्ट हमारे पास क्या करता है, पिंक कर देता है इंडिकेटर को, बट जैसे ही हमने इसमें HCl डाला तो वो नलीफाई होकर कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, राइट। तो ये जो नलिफिकेशन हो रही है एसिड की बेस से एसिड से, उस रिएक्शन को हमने क्या बोला है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए बेस प्लस एसिड हमारे पास क्या फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट एंड वाटर का, एंड ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, आ सकती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव राइज सॉल्ट एंड वाटर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।